हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था। वर्ग उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, यथा आ, का, ख, च या इत्यादि। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में 11 स्वरों सहित 52 वर्ण माने हैं। स्वर व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उसमें व्यंजन 4, कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। इनकी सूची स्रोतों के साथ इस प्रकार है। मराठी से ड़, फारसी से क, ख, ग, ज, फ नुक्ते के साथ, अभ्रंश से ड़, ड़। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। व्यंजन 45, स्वर 11 और अयोग वह 2 ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी भाषा में 58 ध्वनियाँ हो जाती है। स्वर वर्ण। जिन वर्णों ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है, ह्रस्व स्वर मूल स्वर हैं। आ, ई, उ और ऋषि ये चारों मूल स्वर हैं। संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। आ, ई, ए, ऐ, ओ तथा औ संधि स्वर हैं। संधि स्वर के 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, यथा अ, ई, उ। अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। 2 अलग अलग स्वर के मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है, यथा ए, ऐ, ओ, औ। अ प्लस ई, ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ए, ऐ, आ प्लस ओ, औ। जाति के अनुसार स्वरों के 2 भेद। सवर्ण स्वर एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं, यथा अ, आ, ई, उ। असवर्ण स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते हैं, उन्हें असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं, यथा अ, ई, अ, उ, ई, उ। जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद। अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ समान अवस्था में बनी रहती है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च पिछला भाग उठता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। उच्चारण के कालमान मात्रा के अनुसार स्वरों के 2 भेद। लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋषि। गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। सब मूल स्वर लघु स्वर हैं और सभी संधि स्वर गुरु स्वर हैं।
व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न, ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागींद्र की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म या संघर्षी। स्पर्श व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ हैं। इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है, यथा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रयत्न अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन का वर्ग क, ख, ग, घ, ड़, चा वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ता वर्ग त, थ, द, ध, न, पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह। अर्धस्वर या व। पार्श्विक ल, लुंठित प्रकंपित र। अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण ड़, ञ, ण, न, म। बहाम प्रयत्न के आधार पर अघोष क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। सघोष ग, घ, ड़, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। अल्प प्राण क, ख, ड़, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म। महाप्राण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। अघोष और सघोष के साथ साथ निम्न वर्ण भी हैं: अघोष श, श, स। सघोष य, र, ल, व, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। सभी स्वर सघोष हैं। और अल्प प्राण महाप्राण के साथ साथ निम्न वर्ण भी हैं: अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण। ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। इनमें भी य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इन विशेष योग्यता के कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है व इसी से संघर्ष घर्षण होता है। ये संख्या में 4 हैं: श, स, स, ह। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के ये भी भेद हैं। अर्धस्वर य, व, लुंठित ऑब्लिक प्रकंपित र। पार्श्विक ल। अनुनासिक ड़, ञ, ण, न, म। बहाम प्रयत्न ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बहाम प्रयत्न कहते हैं। बहाम प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं: घोष ऑब्लिक सघोष। वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज़ भारी हो जाती है।
व्यंजन माला में अंतिम 3 वर्ण और या, र, ला, व, हा, छ, त्र, ज्ञ, स्र घोष वर्ण है। अघोष वर्ण के उच्चारण में कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती। इसके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण और श, स, सा अघोष वर्ण हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण और उष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजनों के उच्चारण में कम ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय व पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान वर्ण। कंठ में उच्चरित ध्वनियाँ कंठ, अ, आ और विसर्ग। व्यंजन क, क, ख, ख, ग, घ, घ, ड़, ह। तालु से उच्चरित ध्वनियाँ तालव्य ई, च, छ, ज, झ, य, य, स। मूर्धा से उच्चरित ध्वनियाँ मूर्धन्य ऋषि, ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ़, ण, स। दंत से उच्चरित ध्वनियाँ दंस, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ ओष्ठ, उ, प, फ, ब, भ, म। नासिका से उच्चरित ध्वनियाँ अनुनासिक, अनुस्वार, ड़, ञ, ण, न, म। वर्ष से उच्चरित ध्वनियाँ वर्ष, स, र, ल, न। कंठ और तालु से उच्चरित ध्वनियाँ कंठ तालव्य ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ कंठोष्ण्य आ, ओ, औ। स्वर यंत्रमुखी काकल्य हा। दंतोष्ठ से उच्चरित ध्वनियाँ दंतोष्ठ व। हालांकि मूलतः ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में ही गिन लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र मूल व्यंजन नहीं है। इनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श बराबर छ, त, रा बराबर त्र, ज, या बराबर ज्ञ, श प्लस रा बराबर स्र। द्विगुण व्यंजन ड और ढा के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए व्यंजनों ड़ और ड़ बनाए गए हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ड़ और ड़ उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं हैं कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आते हैं, उनसे पहले नहीं। ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनु धन स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। ये नासिक की ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, जैसे गंगा, गंगा आदि। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए गंगा ग, ड़, अदड़ा और गा की मात्रा गंगा। गंदा ग, तना और दा की मात्रा गंदा। खंभा ख, अदमा और भा की मात्रा गंजा ग, या अदया और जापा की मात्रा गंजा। अनुनासिक यह नासिक की ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए, ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस, जोंक आदि। विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद हा रूप
में उच्चरित होती हैं, जैसे दुख, छह, प्रायः, अतः आदि। नोट: यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोग्यवाह ध्वनियाँ दो ही बचती है। हिंदी की शब्द व्यवस्था तथा शब्द संपदा। ध्वनियों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई विशेष अर्थ हो। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। उनमें कुछ आधार निम्नवत हैं: स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, निर्माण या गठन, बनावट की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से, रूप या प्रयोग का आधार। स्रोत, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तद्भव शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम अर्थात तत्, उसके, प्लस सम, समान। यहाँ उसका तात्पर्य संस्कृत है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते थे। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: माता, जल, तप, दान, अन्न, अंग, अंधकार, उदार, सत्य, हानि आदि। तद्भव शब्द। तद्भव 2 शब्दों के मेल से निर्मित हैं। तत्, उससे, प्लस भव, निर्मित। जो शब्द संस्कृत के समान नहीं हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिए गए हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अष्ट से 8 आदि। प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम, तद्भव। अंगरक्षक, अंगरखा, अग्निष्ठा, अंगीठी, अंगुष्ठ, अंगूठा, अंधकार, अंधेरा, अश्रु, आंसू, अष्ट, 8, अर्धपूरक, अधूरा, आम्रचूर्ण, आमचूर, ईंधन, ईंधन, काष्ठ, कांट, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उजला, उत्तिष्ठ, उठना, उच्च, ऊंचा, कूप, कुआ, ओष्ठ, ओंठ, होंठ, काक, कोआ, कंठफल, कटहल, करपास, कपास, छत्रक, छाता, छिद्र, छेद, गोधूम, गेहूँ, जिह्वा, जीभ, धृत, घी, चर्मकार, चमार, चुंबन, चूमना, हस्ती, हाथी, आखेट, अहेर, अक्षी, आँख, आर्ची, आँच, आंत्र, आंत, आमल, अमलक, आंवला, अग्नि, आग, आश्चर्य, अचरज, अन्नाद, अनाज, अम्लिका, इमली, अंगुली, उंगली, कर्ण, कान, कृष्ण, कान्ह, कर्म, काम, इक्षु, ईख, कुंभकार, कुम्हार, कमल, कंवल, कच्छप, कछुआ, खरजूर, खजूर, क्षेत्र, खेत, गर्दभ, गधा, गृद्ध, गिद्ध, घट, घड़ा, घृणा, घीन, घोटक, घोड़ा, चंद्र, चांद, ताम्र, तांबा, तड़ाग, तालाब, तेल, तेल, स्तन, थन, पल्लव, पल्ला, धूम्र, धुआं, नग्न, नंगा, नृत्य, नाच, महिष, भैंसा, बुभुक्षा, भूख, भ्रमर, भौरा, वृद्ध, बूढ़ा, मस्तक, माथा, मौक्तिक, मोती, सर्प, सांप, साक, साक, राज्ञी, रानी, सप्त, 7, रिक्त, रीता, रजनी, रेन, श्रृंगार, सिंगार, लज्जा, लाज, सत्य, सच, सौभाग्य, सुहाग, शुष्क, सूखा, हस्त, हाथ, हथौड़ा, तृण, तिनका, प्रस्तर, पत्थर, परीक्षा, परख, दधी, दही, पृच्छ, पूछना, पुच्छ, पूंछ, पासिका, फांसी, वक्र, बांका, व्याघ्र, बाघ, शमशान, मसान, भाड़ागार, भंडार, मुख, मुंह, मयूर, मोर, श्वास, सांस, रात्रि, रात, राशि, रास, स्याल,
साला, श्रावण, सावन, साधु, साहू, श्रृगाल, सियार, शुकर, सुअर, सुक, सुआ, संध्या का सांझ, सुर्प का सूरज, सैया का सेज। ये थे तत्सम से तद्भव शब्द। देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है। देशज शब्द की एक विशेषता यह भी है जिसमें लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस की जा सकती है। भारत में दूसरी भाषा से लिए गए शब्द भी देशज कहलाएंगे अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ हो। प्रमुख देशज शब्द द्रविड़ भाषाओं से उड़द, ओसारा, कच्चा, कज्जल, कटोरा, काका, केड़, कुटी, कुप्पी, केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी, झंझा, झूठ, टंटा, टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट, भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी, लोटा, सूजी, इडली, डोसा, सांभर, पिल्ला आदि ये द्रविड़ भाषा से लिए हुए शब्द हैं। और अपने गठन से जैसे शब्द अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द अंड बंड, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खटपट, खर्राटा, गड़बड़, चटक, चटपटा, चिड़चिड़ा, चुटकी, छिछला, झनकार, टंकार, ठठेरा, भभक, भौंपू, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना आदि। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। हालांकि विदेशज शब्द और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं और विदेशज का विदेशी भाषाओं से होता है। प्रमुख विदेशज शब्द तुर्की शब्द उर्दू, काबू, कैंची, कूली, कुर्की, चाकू, चीक, चम्मच, चकमक, चेचक, तमगा, तलाश, तुर्की, तोप, तोशक, नौकर, बारूद, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सराय, सुराग। अरबी शब्द अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इज्जत, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, जिस्म, जुलूस, जलसा, जवाब, जहाज, जलेबी, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फ़कीर, फ़िक्र, फैसला, बहस, बाकी, मुहावरा, मदद, मजबूर, मुकदमा, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, यतीम, राय, लिफाफा, वारिस, शराब, हक, हज़म, हाजिर, हिम्मत, हुक्म, हैजा, हौसला, हकीम, हलवाई। फारसी शब्द आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, किशमिश, कुर्ता, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक, गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर, चापलूस, चालाक, चश्मा, चेहरा, जहर, जलसा, जुलूस, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, जोश, तबाह, तमाशा, तनख्वाह, ताज़ा, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार, दारोगा, दाग, दवा, दिल, दीवार, दुकान, नापसंद, नापाक, पाजामा, पर्दा, पैदा, पुल, पेश, बारिश, बीमार, बुखार, बर्फी, मजा, मलाई, मकान, मजदूर, मुश्किल, मोर्चा, याद, यार, रंग, राह, लगाम, लेकिन, वापिस, शादी, सितार, सरदार, समोसा, साल, सरकार, हफ्ता, हजार। अंग्रेजी शब्द अपील,
कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, वार्ड, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा, हार्निया, डिप्थीरिया, कैंसर, कोट, कॉलर, पैंट, हैट, बूशर्ट, स्वेटर, हैट, बूट, जंपर, ब्लाउज, कप, प्लेट, जग, लैंप, सूटकेस, गैस, माचिस, केक, टॉफ़ी, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम, जेली, ट्रेन, बस, कार, मोटर, लॉरी, स्कूटर, साइकिल, बैटरी, ब्रेन, इंजन, यूनियन, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, एजेंट। अन्य भाषाओं के शब्द: चीनी शब्द चाय, लीची। जापानी शब्द इम्पान, रिक्शा। पुर्तगाली शब्द अन्नास, आल्पिन, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव रोटी, पादरी, बम्बा, बाल्टी, फीता, आलमारी। फ्रेंच शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरां, रिपोर्ताज। डच शब्द तुरुप, बम, तांगे का एक पुर्जा। रूसी शब्द रूबल, वोडका, स्पुतनिक। संकर शब्द: कुछ शब्द दो भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। सामान्यतः इनका विवेचन कम ही किया जाता है, किंतु कुछ विद्वान इन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं: थानेदार, हिंदी प्लस फारसी। प्रदानशीन, अरबी और फारसी से। वोटदाता, अंग्रेजी प्लस तत्सम। लाजश्रम, हिंदी और फारसी। फैशन परस्त, अंग्रेजी फारसी। मोटर गाड़ी, अंग्रेजी प्लस देशज। बदहजमी, फारसी प्लस अरबी। निर्माण या गठन, बनावट की दृष्टि से शब्द भंडार। निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए गए हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता या जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात न हो, जैसे हाथ, पेट, किताब इत्यादि। यौगिक शब्द ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज इत्यादि। योगरूढ़ शब्द ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, किंतु इनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द भी इसी प्रकार के हैं। प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्द भंडार। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं: सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, अर्धपारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। सामान्य शब्द का निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ होना जरूरी नहीं है। सामान्य शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यथा चलना, फिरना, भरा, खाली, उल्टा, टेढ़ा, पानी, दाल, चीनी, चाय, शरबत, लिखावट, पढ़ाई, दुकान, दफ्तर, गाड़ी, बस, साइकिल, तांगा, धोती, पाजामा, कोट, कॉलर, किताब, पुस्तक, कलम, स्याही, कागज आदि सामान्य शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ और संदर्भ पूर्णतः परिभाषित रहता है। इन शब्दों का अर्थ एकदम निश्चित और वस्तुनिष्ठ होता है। प्रत्येक विषय क्षेत्र का अपना पारिभाषिक शब्द होता है, यथा शासन में वरीयता, वरिष्ठता, शासन, प्रशासन, अनुशासन, आयव्यय, अधिनियम, नियम, उपविधि, विधान, प्रावधान, सचिव, निदेशक, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, वादी, प्रतिवादी इत्यादि। विज्ञान में संस्करण, परासंस्करण, अणुसंस्करण,
परागण, परिनिषेचन, पारसंयुग्म, एक्सरे, अणुसूत्र, तुल्यभार इत्यादि। आयुर्वेद में जाति, जैविकी, प्रजातीय एकक, अल्परक्तता, रक्तचाप, अस्थि द्विभंग, पैतृक ज्वर, सतत ज्वर, विरामी ज्वर इत्यादि। अर्थशास्त्र में अनिवार्य, अर्जन, मुद्रास्फीति, चेक, धनादेश, अर्थव्यवस्था, अधिशेष, प्रतिभूति, अभ्यर्पण मूल्य इत्यादि। अर्ध पारिभाषिक शब्द, ये शब्द जो किसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं और किसी संदर्भ में सामान्य शब्दों सा व्यवहार करते हैं, यथा रस, मांग, बल, तेज, धातु, ऊर्जा। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के भंडार। रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है, यथा संज्ञा, लड़का, लड़के, लड़कियां इत्यादि। सर्वनाम वह, वे, वही इत्यादि। विशेषण काला, काले, काली इत्यादि। क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं इत्यादि। अविकारी शब्द, अविकारी शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता, यथा क्रिया विशेषण धीरे, आज, कल, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर आदि। संबंध बोधक शब्द में, से, पर, से आगे, की ओर, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक शब्द और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि आदि। विस्मय आदि बोधक शब्द अरे, उफ, अल्लाह, राम, राम आदि। शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियाँ। हिंदी भाषा शब्द निर्माण हेतु प्रमुखतः 4 युक्तियाँ हैं: उपसर्ग, संधि, परसर्ग या प्रत्यय, समास। उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। हिंदी में उपसर्ग प्रायः 3 स्रोतों से आए हैं: संस्कृत लगभग 22 उपसर्ग, उर्दू फारसी से और हिंदी से। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण। उपसर्ग अति, इसका अर्थ है अधिक। उदाहरण अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। उपसर्ग अधि, इसका अर्थ है ऊपर। अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज। उपसर्ग अनु, इसका अर्थ है पीछे। उदाहरण अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वर, अनुपात। अप, बुरा, हीन। अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपशब्द, अपहरण, अपमान। अभि और पास, अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। अव, नीचे, हीन। अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन। आ, तक और समेत। आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन। उत, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उन्नति। उप, निकट, सदृश। उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग। दुर, बुरा, कठिन, दुष्ट। दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्दिन। दुष, बुरा, कठिन, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, दुस्सह। नि, भीतर, नीचे, बाहर। निकृष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात। निर, बाहर, निषेध। निर्मम, निरपधार, निर्भय, निराकरण, निर्दोष। निस, बाहर, निशेष, निश्चल, निश्चय, निष्काम, निसंदेह। प्र, अधिक, आगे, ऊपर। प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोग, प्रभु, प्रसार, प्रस्थान। परा, पीछे, उल्टा। पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन। परि, आसपास, चारों ओर। परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिणय, परिवर्तन। प्रति, विरुद्ध, सामने।
प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रत्यक्ष। वि भिन्न, विशेष, अभाव। विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण। सम अच्छा, साथ, पूर्ण। संकल्प, संगम, संग्रह, संतोष, संरक्षण, संहार। सु अच्छा, सहज। सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। उद ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, उद्यम, उद्देश्य। उर्दू फारसी के उपसर्ग। अल निश्चित, अलगरज, अलबत्ता। एन मतलब ठीक। एन जवानी, एन वक्त। कम थोड़ा, दिन। कम उम्र, कम कीमत, कमजोर, कम वक्त, कम हिम्मत। खुश अच्छा, खुशबू, खुश दिल, खुशकिस्मत। गैर भिन्न, विरुद्ध। गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी। दर में, दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत। ना अभाव, नाउम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक। फी में, प्रति। फी आदमी, फिजमाना, फीसाल। बा और में, अनुसार। बनाम, बई इजलास, बदस्तूर। बद बुरा, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। बर ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकरार। बा साथ, बाजाब्ता, बाकायदा, बाइज्जत। बिल साथ, बिल्कुल, बिल मुक्त, बिल मुक्ता। बिला बिना, बिला बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह। बिल साथ, बिल्कुल, बिल मुक्त। बिला बिना, बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह। बे बिना, बेईमान, बेचारा, बेतरह, बेवकूफ़, बेरहम। ला बिना, अभाव, लाचार, लावारिस, लाजवाब, लाम जहब। सर मुख्य, सरकार, सरतार, सरकार, सरताज, सरनाम, सरहद। हम साथ, समान, हम उम्र, हमदर्द, हमराह, हम वक्त। हर प्रत्येक, हर रोज़, हर चीज़, हर साल, हर तरफ। हिंदी के उपसर्ग। आ निषेध, अजान, अथाह, अबेर, अलग। अध आधा, अध कच्चा, अध खिला, अध पका, अध मरा। उन एन एक कम। 19, 29, 49, 59, 79। औ हीन, निषेध। औगुन, औघट, औसर। दु बुरा, हीन, दुकाल, दुबला। नि रहित, निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्था। बिन निषेध, अभाव। बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा, भरा। ईश्वरी भर, पूरा, ठीक, भरपेट, भरदौड़, भरपूर, भरसक, भरकोस। प्रत्यय। परसर्ग या प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण, पन प्रत्यय से बना शब्द, लड़कपन, बचपन आदि। संस्कृत प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है, कृदंत और तद्धित। कृदंत ये वे प्रत्यय हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, जैसे अख, एरा, आक इत्यादि। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। अख लेखक, पाठक। आक तैराक। एरा लुटेरा, आलू झगड़ालू। तद्धित ये वे प्रत्यय हैं जो क्रियाओं के अतिरिक्त संज्ञा, विशेषण आदि से जुड़ते हैं, जैसे पा, पन, आ इत्यादि। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पा बुढ़ापा, बहनापा। पन बचपन। आ प्यासा, निराशा। हिंदी के अपने प्रत्यय भी काफ़ी मात्रा में हैं। इस संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि संस्कृत से हिंदी के विकास की प्रक्रिया में जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है, उनमें से एक क्षेत्र प्रत्ययों का भी है। ऐसे प्रत्ययों में आरी, आहट, अक्कड़ इत्यादि प्रमुख है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, आहट, फुसफुसाहट, आरी, पुजारी, बीमारी। संधि, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि एक शब्द या दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। इसके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है, जैसे विधा धन आलम, विधा धन आले बराबर विद्यालय आदि। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि व्यंजन संधि कहलाती, जैसे जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ आदि। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है, जैसे दुह धन शासन बराबर दुशासन या दुशासन आदि। समास, जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द को उनकी विभक्तियों के साथ पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। समास के प्रमुखता 4 भेद हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अवयव हो तथा उत्तर पद गौण हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यथा विधि आजन्म परोक्ष, यथा स्थान आमरण समक्ष, यथाक्रम प्रतिदिन प्रत्यक्ष, यथा संभव प्रतिमान व्यर्थ। यह पूरा शब्द क्रिया विशेषण अवयव होता है। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा घुड़सवार हस्तलिखित। इस समास का पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं: व्याधिकरण तत्पुरुष और समाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष समास है। द्विगु समास इसी तत्पुरुष का उदाहरण है। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यथा चौराहा, सतसई, पंचवटी, चतुर्भुज, दुराहा, षष्ठमुखी, अष्टावक्र, तिराहा, नवरात्रि। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यथा पीताम्बर, तलघर, नीलपीत, दही बड़ा, नीलकमल, पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, चंद्रमुख, नीलगाय, प्रभुदयाल, शुद्धाशुद्ध, कर्मबंध, खड़ी बोली, शिवदीन, मृदुमंद, धर्मसेतु, काला पानी, रामदहीन, धर्मबुद्धि, पुरुषरत्न। तत्पुरुष समास के प्रकारों में एक नाव तत्पुरुष समास भी होता है, जिसका पहला पद निषेधात्मक होता है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं: अकर्मक, अनाथ, अचेत, अप्राप्य, अनमोल, अमान, असार, अजान, अनगिनत। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद बराबर महत्व के हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यथा गाय, बैल, दाल, भात, भूल, चूक, जीव, जंतु, बेटा, बेटी, घटी, बड़ी, हाथ, पाँव, साग, पात, राधा, कृष्ण, माता, पिता, रुपया, पैसा, आचार, विचार। बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने अपने पदों से भिन्न तीसरे अर्थ की व्यंजना करता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यथा चंद्रमौली, चंद्र है जिसके अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण: लंबोदर, चतुर्भुज, पीताम्बर, नीलकंठ, दिगंबर, श्वेतांबर। नोट: योग रूढ़ शब्द ही एक प्रकार के बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय। हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय जिसमें है 1658 ईस्वी में मिर्जा खां कृत
ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण 1715 ईस्वी के लगभग जोहानस जोसुआ कैटलर ने लिखा। ग्रेटसन तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने जॉन गिलक्राइस्ट कृत हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना है। यह अंग्रेजी ढंग से में लिखा हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का पहला प्रयास संभवतः अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि की उपाधि से विभूषित किया गया है। किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है जो भाषा विज्ञान से संबलित है। किशोरीदास वाजपेयी कृत ब्रजभाषा का व्याकरण को अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण की संज्ञा दी है। प्रमुख हिंदी व्याकरण ग्रंथकार ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज जॉन फर्ग्यूसन, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक जॉन बर्थनिक गिलक्राइस्ट, ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज 1875 ईस्वी S.H. केलॉग, आधुनिक हिंदी व्याकरण 1896 ईस्वी E. ग्रीव्स, शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मुर्स लैंग्वेज 1779 ईस्वी हडले, हिंदी कवायद लल्लूलाल, भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी श्रीलाल, भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी राम जतन, भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी राम जतन, नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी नवीन चंद्र राय, हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भाषा तत्व दीपिका पंडित हरिगोपाल, भाषा भास्कर पादरी एथरिंगटन, हिंदी व्याकरण केशवराम भट्ट, भाषा प्रभाकर ठाकुर रामचरण सिंह, हिंदी व्याकरण रामावतार शर्मा, भाषा तत्व प्रकाश विश्वेश्वर दत्त शर्मा, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण राम दहिन मिश्र, विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र, हिंदी कौमुदी अंबिका प्रसाद वाजपेयी, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी किशोरीदास वाजपेयी, ब्रजभाषा व्याकरण धीरेन्द्र वर्मा। अन्य हिंदी व्याकरण ग्रंथकार आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण आर्येंद्र शर्मा, अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा, हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण शिवेंद्र कुमार वर्मा, व्याकरण दर्पण शिवपूजन सहाय, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा देमसित्स, हिंदी का मौलिक व्याकरण स्वामी निगमानंद, हिंदी एक मौलिक व्याकरण रमाकांत अग्निहोत्री, परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ कपूर, व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना हरदेव बहारी, वृहद हिंदी भास्कर वचनदेव कुमार, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानक हिंदी की व्याकरण संरचना ऑब्लिक रूपरचना, किसी भाषा में हिंदी निहित व्यवस्था उसके व्याकरण पर निर्भर होती है। व्याकरण का अध्ययन 4 भागों में बांटकर किया जाता है। पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व, वाक्य संरचना। पद संरचना, शब्द और पद प्रायः समानार्थक शब्द हैं। इनमें अंतर यह है कि व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। पद के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी पदों में 4 चीज़ें शामिल हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार, द्रव्य, समूह आदि के नाम को व्यक्त करने वाला पद शब्द संज्ञा कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले संज्ञा पद
प्रातिपदिक कहलाता है। फिर कारक की विभक्ति या परसर्ग से जुड़कर संज्ञापद कहलाता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इसके अतिरिक्त 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब इसे स्वतंत्र संज्ञा का भेद न मानकर इसे जातिवाचक संज्ञा का उपभेद मानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा राम, श्याम, सीता, राधा, दिल्ली, बिहार, नर्मदा, गंगा, चेतक इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से किसी वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यथा मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा: जब कोई संज्ञा द्रव्य व पदार्थ का बोध करवाती है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा पानी, तेल, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञा: जब कोई शब्द किसी व्यक्ति, समूह, प्राणी आदि के समूह का बोध करवाए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा गुच्छा, ढेर, झुंड, सेना, विद्यार्थी, पुलिस, शिक्षक आदि। भाववाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, गुण या स्थिति का पता चलता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यथा विनम्रता, प्रेम, घृणा, मानवता, बचपन, बुढ़ापा आदि। सर्वनाम: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यथा मैं, वह, तुम, वे आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम: हिंदी तथा अन्य भाषाओं में 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। इन तीनों के लिए हिंदी में निम्नलिखित सर्वनाम प्रचलित हैं: पुरुष एकवचन, बहुवचन। पुरुष में उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, अन्य पुरुष वह, वे। निजवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के संबंध अनेकपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा अपना काम है वाक्य में अपना निजवाचक सर्वनाम है। अपना, अपनी, अपने लिए, अपने आप का जैसी शब्दावली का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में प्रायः किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम: ये सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त करते हैं। ये प्रायः अकारांत यह वह होते हैं, परंतु इनमें प्रायः इकारांत होने की गहरी प्रवृत्ति विद्यमान होती है। जैसे यही, वही, यहीं, वहीं इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: ये सर्वनाम संज्ञा पद की अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। जैसे कोई है, वाक्य में कोई पद कभी और कहीं भी अनिश्चयवाचक सर्वनामों की तरह प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम: ये वे सर्वनाम हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्नवाचकता को व्यक्त करते हैं। जैसे राम कहाँ गया, मैं कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि राम अयोध्या गया की व्यक्तिवाचक संज्ञा अयोध्या के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम: इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्र वाक्यों में होता है जहाँ एक से अधिक वाक्यों के संबंध जोड़ने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जो पढ़ेगा वह सफल होगा वाक्य में जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है। विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण कहलाता है। यथा काला, पीला, लंबा, नाटा आदि। हिंदी व्याकरण में प्रायः 4 प्रकार के विशेषण स्वीकृत हैं। गुणवाचक विशेषण: जो विशेषण संज्ञा के गुणों जैसे रंग, आकार, स्थान, काल आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ गुण का अर्थ विशेषता से है, अच्छाई से नहीं। उदाहरण के लिए मोटा, पतला, बुरा, ऊंचा, नीचा, काला, पुराना आदि गुणवाचक विशेषण हैं। सर्वनामिक विशेषण: वे विशेषण जो अपने सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं।
सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लंबे हो तुम, अपनी दुनिया में रहो, तुम्हारी स्थिति कैसी है आदि वाक्यों में कितने, अपनी व तुम्हारी सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के 4 उपभेद हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, वह किताब दो। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, कोई किताब दो। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, कौन सी किताब चाहिए। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो कल मांगी थी वही दो। परिमाणबोधक विशेषण, ये विशेषण प्रायः तब आते हैं जब विशेष्य के रूप में कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार के हैं। निश्चित परिमाणबोधक, 1 मीटर कपड़ा दो। अनिश्चित परिमाणबोधक, थोड़ा पानी पिलाओ। संख्यावाचक विशेषण, यह विशेषण भी लगभग परिमाणबोधक विशेषण के समान है, किंतु यह तब आता है जब विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो। ये भी 2 प्रकार के हैं। निश्चित संख्यावाचक, 20 राक्षस आए थे। अति निश्चित संख्यावाचक, कुछ देवता आए थे। विकारी तथा अविकारी विशेषण के इन चारों प्रकारों में से पहले 2 प्रकार के विशेषण विकारी हैं, जबकि अंतिम 2 अविकारी। गुणवाचक या सार्वनासिक विशेषण लिंग वचनानुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि परिमाणबोधक व संख्यावाचक विशेषण परिवर्तित नहीं होते। हिंदी की विशेषण व्यवस्था की कुछ और विशेषताएं। विशेषणों के 2 भेद, उद्देश्य विशेषण व विधेय विशेषण भी किए जाते हैं। यदि विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे, वह काला लड़का है, मैं काला। यदि विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे, वह लड़का काला है, वाक्य में काला ध्यातव्य है कि विधेय विशेषण की तार्किक रूप से संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं। कभी कभी कुछ विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। जैसे, ऐसे विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह बहुत चालाक है, मैं चालक विशेषण एवं बहुत प्रविशेषण है। कहीं कहीं विशेषण का प्रयोग संज्ञा रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, उस लंबू को देखो एवं बड़ों की बात माननी चाहिए। वाक्यों में लंबू एवं बड़ों का संज्ञावत प्रयोग किया गया है। हिंदी में कुछ विशेषण तो मूलतः विशेषण शब्द ही हैं, जैसे सुंदर, काला, मोटा इत्यादि। शेष विशेषण संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए, संज्ञा से विशेषण बनारस, बनारसी। सर्वनाम से विशेषण में, मेरा। क्रिया से विशेषण खाना, खाऊ, लड़ना, लड़ाकू। क्रिया, जिस शब्द या पद से किसी काम का करना या होना सूचित हो उसे क्रिया कहते हैं, यथा खाना, पीना, खेलना, घूमना आदि। क्रिया के 2 भेद। अकर्मक क्रिया, जब कोई क्रिया बिना कर्म की अपेक्षा के हो तो अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, राम हंसा, पक्षी उड़ रहे हैं आदि। सकर्मक क्रिया, यह वह क्रिया है जिसके साथ कर्ता ही नहीं कर्म भी विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। वाक्य में कर्ता राम एवं क्रिया मारा के साथ कर्म के रूप में रावण भी विद्यमान है। यदि कर्म व्यक्त न हो किंतु कर्म की अपेक्षा विद्यमान हो तो भी क्रिया सकर्मक ही होगी। जैसे, राम ने खाया, मैं खाना। कर्म की अपेक्षा विद्यमान है। कारक व्यवस्था, व्याकरण में पद संरचना के बाद दूसरा पक्ष कारक व्यवस्था का होता है। सार्थक वाक्यों के निर्माण के लिए कारक व्यवस्था का कठोर अभ्यास आवश्यक होता है। किसी भी भाषा में कारक व्यवस्था का अर्थ उस संरचना से है जिसमें कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किसी वाक्य में निश्चित संबंध से युक्त स्थान ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। वाक्य में यदि राम और रावण दोनों संज्ञा पद हैं किंतु निश्चित संबंध होने के कारण राम कर्ता पद है जबकि रावण कर्म पद, इसलिए राम के कारकीय संबंध को
ने परसर्ग तथा रावण के निश्चित स्थान को परसर्ग व्यक्त करते हैं। इसी संबंध व्यवस्था को कारक संरचना कहते हैं। यहाँ कारक शब्द का अर्थ यही है कि वाक्य में होने वाली क्रिया के साथ कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किस रूप में संबंधित हैं। हिंदी में 8 कारकों तथा उनके परसर्गों या विभक्तियों का सामान्य परिचय निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मिल जाता है। कर्ता ने अरु कर्म को तथा कारण से जान, संप्रदाय को के लिए, अपादान से मान, का के की संबंध में, मी पे पर, अधिकरण संबोधन है, हो, अरे, यही विभक्ति प्रकरण। कर्ता कारण। कर्ता कारण का अर्थ है वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो किसी क्रिया को करता है। हिंदी में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति या तो ने परसर्ग से होती है या बिना किसी संकेत के। इस संबंध में नियम यह है कि भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के साथ प्रायः ने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान का भविष्यकाल की क्रियाओं में नहीं किया जाता। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। उत्तम पुरुष, मैंने खाना खाया, भूतकाल। मैं खाना खाऊंगा, भविष्यकाल। मैं खाना खा रहा हूँ, वर्तमान काल। मध्यम पुरुष, भूतकाल। तुमने खाना खाया, भविष्य। तुम खाना खाओगे, वर्तमान काल। तुम खाना खा रहे हो। अन्य पुरुष, भूतकाल में उसने खाना खाया, भविष्यकाल वह खाना खाएगा, वर्तमान काल वह खाना खा रहा है। ध्यातव्य है कि बिहारी हिंदी में भूतकालीन क्रिया के प्रसंग में भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण, उत्तम पुरुष, मैं खाना खाया हूँ। मध्यम पुरुष, तुम खाना खाए हो। अन्य पुरुष, वह खाना खाया है। कर्म कारक। कर्म कारक उस संज्ञा सर्वनाम पद को कहते हैं जिनके प्रति कोई क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण कर्म पद है। कर्म कारक की अभिव्यक्ति को परसर्ग से की जाती है। हालांकि कई वाक्यों में कर्म कारक भी बिना किसी परसर्ग के आ जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने सीता को पुस्तक दी तथा मैंने आम खाया। वाक्यों में प्रथम वाक्य में की परसर्ग है जबकि दूसरे में नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले परसर्ग का प्रयोग अनुचित तरीके से कर्ता पद के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, तुमको, मुझको, आपको समझाना है तथा हमको घर जाना है। वाक्यों में करण कारक। करण कारक वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे, राम ने रावण को तीर से मारा। वाक्य में तीर करण पद है एवं इसका परसर्ग से है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया का उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। वाक्य में सीता संप्रदान पद है एवं के लिए उसका उपसर्ग है। अपादान कारक। अपादान कारक वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया का आरंभिक आधार होता है किंतु आगे चलकर क्रिया उससे अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए, पेड़ से अंगूठी गिरी। वाक्य में अंगूठी का गिरना क्रिया है और इस क्रिया का आरंभ जिस आधार से हुआ है वह पेड़ है, अतः यह पेड़ अपादान कारक है और इस ओर से इसे व्यक्त करने वाला परसर्ग है। संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ है वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिसका क्रिया या क्रिया से संबंधित अन्य कारक के साथ संबंध होता है। इसकी अभिव्यक्ति का, की, के, रा, री, रे इत्यादि परसर्गों के माध्यम से की जाती है। व्याकरण की दृष्टि से इसे गौण कारक माना जाता है। यह अकेला कारक है जिसके परसर्ग लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के लिए, सीता का भाई राम के दर्शन करना चाहता है। वाक्य में का एवं के संबंध कारक के परसर्ग हैं। अधिकरण कारक। यह वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया का भौगोलिक, कालिक या मानसिक आधार होता है। इसकी अभिव्यक्ति में, पे तथा पर परसर्गों से की जाती है। उदाहरण में, आधुनिक काल में हूँ। कालिक आधार, मेरा घर पृथ्वी पर है। भौगोलिक आधार, सीता भावनात्मक रूप से राम पर आश्रित है। मानसिक आधार आदि। संबोधन कारक।
संबोधन कारक वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जिसे संबोधित करके वाक्य की शुरुआत की जाती है। कहीं कहीं औपचारिक वाक्यों में इसका प्रयोग होता है, किंतु सामान्यतः विस्मयादिबोधक वाक्यों में इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। संबोधन की एक विशेषता यह भी है कि यह हमेशा वाक्य से आरंभ में आता है। हे तथा अरे इस कारक के लिए प्रचलित प्रसर्ग हैं। उदाहरण के लिए, है मित्रों, हमें कल युद्ध लड़ना है। वाक्य में मित्रों संबोधन कारक है तथा है उसका प्रसर्ग। संबोधन कारक की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रसर्ग का प्रयोग पूर्ववर्ती होता है, उत्तरवर्ती नहीं। यह भी ध्यातव्य है कि संबोधन कारक के बहुवचन में अनुनासिक का प्रयोग व्याकरणिक रूप से गलत होता है। अतः है साथियों ठीक है, जबकि है साथियों गलत। विकारोत्पादक तत्व। विकार शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्वों की संख्या 6 हैं। लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य तथा भाव। लिंग। हिंदी व्याकरण में मूलतः 2 ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में इन दोनों के अतिरिक्त तृतीय लिंग के रूप में नपुंसक लिंग को भी स्वीकारा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी में नपुंसक लिंग के साथ साथ चौथे लिंग के रूप में उभय लिंग को भी स्वीकार किया गया है। संस्कृत से सरलीकरण की प्रक्रिया में नागर अपभ्रंश वह अंतिम अवस्था थी जहाँ नपुंसक लिंग के कुछ प्रयोग विद्यमान थे। उसके बाद में मराठी और गुजराती भाषाओं में भी नपुंसक लिंग बचा रहा, किंतु हिंदी में ही 2 लिंग शेष बचे। नपुंसक लिंग के अधिकांश शब्द पुल्लिंग शब्दों में शामिल हो गए तथा कुछ शब्द विशेषतः अकारांत गंगा एवं इकारांत धरती स्त्रीलिंग में शामिल हो गए। कुछ भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि हिंदी में भी कुछ शब्द उभयलिंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर इत्यादि। वचन। हिंदी में 2 ही वचन स्वीकार किए गए हैं, एक वचन तथा बहुवचन। पुल्लिंग शब्दों में वचन संरचना आकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, लड़के, बेटा, बेटे। शेष सभी पुल्लिंग शब्द बहुवचन में भी अपरिवर्तित रहते हैं। केवल क्रिया या सर्वनाम के परिवर्तन से ही वचन परिवर्तन का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, यह उसका घर है, ये उसके घर हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में वचन संरचना इकारांत एक वचन शब्द बहुवचन में इयां हो जाते हैं, जैसे मिठाई, मिठाइयाँ, नदी, नदियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन में यहाँ जुड़ जाता है, जैसे नीति, नीतियाँ, रीति, रीतियाँ। आकारांत शब्दों में बहुवचन में ए जुड़ता है, जैसे अबला, अबलाएँ, कामना, कामनाएँ। आकारांत एक वचन शब्दों में बहुवचन में आ का ए हो जाता है, जैसे बहन, बहनें, आँख, आँखें। ध्यातव्य है कि हिंदी में संस्कृत की तरह वचनानुसार क्रिया परिवर्तन होता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा मात्र सहायक क्रियाओं के साथ वर्तमान काल या भूतकाल में होता है। उदाहरण के लिए, संस्कृतः सः गच्छति, ते गच्छन्ति। हिंदी, वह जाता है, वे जाते हैं। इंग्लिश, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग। आई वॉज गोइंग, वी वर गोइंग। आई शैल गो, वी शैल गो। वाक्य संरचना। व्याकरण का चौथा तथा अंतिम पक्ष होता है वाक्य संरचना। इसके अंतर्गत वाक्य निर्माण के नियम तथा वाक्यों के भेद आदि पढ़ जाते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का वह व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो। व्याकरणिक दृष्टि से अर्थबोधन की मूल इकाई वाक्य को ही माना गया है। सार्थक वाक्य की शर्तें। भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य के निर्माण की 3 शर्तें मानी जाती हैं: आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि। इन वाक्यों की व्याख्या इकाई 3.1 भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति नामक विषय में तात्पर्य वृत्ति के अंतर्गत की गई है। संरचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण। हिंदी व्याकरण में वाक्यों की संरचना की दृष्टि से 3 प्रकार का माना गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, ये वे वाक्य हैं जिनमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, जैसे राम लंबा है,
ऐसे वाक्यों में सामान्यतः उद्देश्य के रूप में कर्ता तथा विधेय के रूप में गुण का क्रिया विद्यमान होते हैं। संयुक्त वाक्य: जब एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच दो ही प्रकार के संबंध संभव है, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण संबंध। समानाधिकरण संबंध पर आधारित वाक्य समुच्चय को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें सामान्यतः दो स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही है, जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। मिश्र वाक्य: एक से अधिक उपवाक्य यदि व्याधिकरण संबंध में व्यवस्थित किए जाएं तो मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। इसका अर्थ हुआ कि इन उपवाक्यों में से एक उपवाक्य मूल या आधार उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य उस पर निर्भर होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण: विधेयात्मक या निश्चयात्मक वाक्य: वे वाक्य जो कोई सकारात्मक सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए, राम दयालु है। निषेधात्मक वाक्य: वे वाक्य जो कोई नकारात्मक सूचना देते हों, जैसे हवा में नमी नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य: वे वाक्य जो प्रश्नाकुलता व्यक्त करते हों, जैसे क्या आज बरसात होगी। संदेहवाचक वाक्य: वे वाक्य जिनमें संदेह दिखाई दे, जैसे शायद आज बरसात होगी। इच्छावाचक वाक्य: वे वाक्य जिनमें हृदयगत इच्छाएं व्यक्त हो, जैसे ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। विधिवाचक आदेशवाचक वाक्य: वे वाक्य जिनमें किसी को आदेश दिया जाता है। उदाहरणार्थ, खड़े रहो। विस्मयादि बोधक वाक्य: वे वाक्य जिनमें आश्चर्य या विस्मय व्यक्त किया जाए। उदाहरण के लिए, अरे वाह, क्या बात है। संकेतवाचक शर्तवाचक: वे वाक्य जिनमें कोई शर्त प्रस्तुत की जाए, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो मिठाई मिलेगी।